आज की कहानी का नाम है धूप का कोना। यार, शहर के सिविल लाइंस मोहल्ले में उस दिन लग रहा था जैसे हर घर में एक साथ शादी हो रही हो। सारे पापा लोग दफ्तर से जल्दी आ गए थे। बच्चे उस दिन खेलने ही नहीं गए और दादियां तक जिद करके कह रही थी कि हमें भी जाना है। कहाँ जाना है भैया सबको आज? पप्पू प्रेस वाले ने अपने बेटे और असिस्टेंट पप्पू से पूछा। जी हाँ, बाप थोड़ा आलसी था। जब लड़का पैदा हुआ तो आलस और अज्ञानता के मारे कोई और नाम ही नहीं सोच पाया। लड़के का नाम भी अपने ही नाम पे रख दिया ससुर ने। दो ही ठो पप्पू हो गए उसके घर में। एनीवे, हम भी ना भटक भटक जाते हैं। वो कमबख्त दिन ही भटकने वाला था। सीनियर पप्पू ने अपने माथे से पसीना पोंछा, पायजामे में उस हाथ को घिसा, अपनी प्रेस का ढक्कन उठा के उसमें थोड़ा कोयला और डाला, जमीन पे चादर पे पड़ी 56 साड़ियों के गट्ठर को देखा और फिर से जूनियर पप्पू से कहा, लड़के हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, आज कहाँ जाना है सबको? 56 साड़ियां तो हमने जब इंदिरा गांधी की मोटर सड़क पे आई थी तब भी प्रेस नहीं की थी। माजरा क्या है? जूनियर पप्पू अखबार में एक पेन से तरीके तरीके के जानवर बना रहा था। कुछ जानवर तो ऐसे जो भगवान ने आज तक इजाद ही नहीं किए थे। उसने सर ऊपर उठा के भी नहीं देखा। बोला, हमें क्या पता सब कहाँ जा रहे हैं? धूर्त था वो। असल में उसे सब पता था। उसे पता था कि ये 56 साड़ियां आज क्यों अर्जेंट में प्रेस कराई जा रही हैं। उसे पता था कि उसकी उम्र के मोहल्ले के सारे लड़के आज क्यों क्रिकेट खेलने ही नहीं आए, क्यों ये चाट वालों के ठेलों का कारवां शिवाजी की फौज की रफ्तार से परेड ग्राउंड की ओर चला जा रहा था। जूनियर पप्पू अपनी जगह से उठा, अपने बाप की प्रेस की हुई 11 साड़ियों का बंडल उठाया और बोला, हमें बांट के आते हैं। हमने बताया था ना आपको, धूर्त था वो। सटकने की प्लानिंग कर रहा था ताकि बाकी साड़ियां बेचारे बाप को बांटनी पड़े। जूनियर पप्पू ने फटाफट 11 साड़ियां ऐसे बांटी जैसे बाढ़ के बाद एनजीओ वाले खाने के पैकेट फेंक के भाग रहे हैं। फिर उसने जेब से एक 4 इंची कंघी निकाली, हाथ में थूक लगा के बाल सेट किए और चल पड़ा बाकी सैकड़ों लोगों की तरह परेड ग्राउंड की ओर। सिविल लाइंस की हिस्ट्री में आज बहुत बड़ा दिन था। आज याद शहर की सबसे बड़ी कलाकार जूनियर पप्पू जैसे हजारों दिलों की धड़कन हीना अपनी स्पेशल ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रही थी। परेड ग्राउंड में तो समझो बलवा हो रहा था। बलवा नहीं समझते होंगे आप में से कई लोग। रेलमपेल, ठसा ठसी, समझ गए ना? पीएसी के कम से कम 25 ठो जवान एक एक डंडा लिए ड्यूटी पे थे। चौकन्ने होकर इधर उधर देख रहे थे और मन ही मन ये भी सोच रहे थे कि उनकी भाभियों, चाचियों, मामियों को पास मिल गए कि नहीं। अगर उन्हीं की भाषा में कहें तो स्थिति तनावपूर्ण थी किंतु नियंत्रण में। मैदान में एक भव्य स्टेज बनाया गया था। चमचमाती लाइटें, कार्डबोर्ड के चांद और तारे, लाल सैटिन के बड़े बड़े पर्दे और साइड में एक लकड़ी का पोडियम जिसपे सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जनता टेंट हाउस एंड साउंड सर्विस। मैदान में दूसरी ओर चाट वालों की बिक्री तो ऐसे हो रही थी कि लखपति हो जाएंगे। बगल में बुढ़िया के बाल बिक रहे थे। आप नए जमाने के लोग बुढ़िया के बाल नहीं समझते होंगे शायद। हम गुलाबी कैंडी फ्लॉस की बात कर रहे हैं। गन्ने के रस वाले के ठेले पे तो ऐसे भीड़ थी जैसे अमृत की सेल लगी हो और आज आखिरी डेट हो। भीड़ बेचैन हो रही थी। एक लफंगा टाइप का लड़का दूसरे लफंगे टाइप के लड़के से बोला, वो क्या वो वाला गाएगी आज? इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोरा। दूसरे लफंगे ने बड़े अधिकार से जवाब दिया, अम्मा पागल हो क्या? उसके बिना कोई भी हीना ऑर्केस्ट्रा नाइट पूरी हुई है आज तक? पिछले साल तो मैंने उस गाने पे 160 रुपए लुटाए थे, वो भी 10-10 की पत्तियों में। कुछ लोगों ने बेसब्री में सीटियां बजाना चालू कर दिया। भीड़ का मूड देखते हुए एक दुबला पतला आदमी बड़े बड़े लाल चेक वाली बुशर्ट और पीली बेल बॉटम पहन के स्टेज पे आया और माइक को एडजस्ट करने के बाद बोला, भाइयों और बहनों, बस कुछ ही देर का इंतजार और स्टेज के पीछे पधार चुकी है याद शहर की सबसे बड़ी फनकारा हीना। ऑर्केस्ट्रा पार्टी ने कुछ छन छन करके लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रखने की कोशिश की। तालियां बजने लगी। स्टेज के पीछे ग्रीन रूम में किसी ने बाथरूम के अंदर से नल बंद करके पूछा, कितने लोग आ गए? किसी मुनीम टाइप आदमी ने जवाब दिया, मैडम 2-3 हजार होंगे। फिर बाथरूम के दरवाजे से वो 22-23 साल की हसीना गोटे जड़ी ड्रेस पहन के निकली। वही हसीना जिसका उस शाम को इंतजार था। वो बोली, 5,000 हो जाए तो बताना, ये हीना ऑर्केस्ट्रा नाइट है, कोई गांव की नौटंकी नहीं है।
सिविल लाइंस की इस चहल पहल से करीब 5 किलोमीटर दूर गली नंबर 27/11 में एक बड़े से मकान में एक छोटे से कमरे में एक आदमी ध्यान से कुछ लिख रहा था। ये था यार्ड शहर का एक उभरता हैंडसम शायर, कबीर समथिंग। नाम सही में याद नहीं मुझे उसका पूरा। नया नया शायर था, पेशे से डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी का लेक्चरर था और रात को अपने कमरे में बैठ के समझिए कुछ और ही बन जाता था। वही दुबला पतला अच्छी शक्ल सूरत वाला अनाड़ी शायर किसी नई गजल को लिखते लिखते मुशायरा स्टाइल प्रैक्टिस कर रहा था। मैं तेरे प्यार का जहर चला हूं पीने अब, मुझे ये जिंदगी है वैसे भी गवारा नहीं। मैं ख्वाब में हूं चला नजरों के सफीने अब, तेरे बिना है समंदर का किनारा नहीं। मैं तेरे प्यार का, इतने में धड़ से दरवाजा खुला और शायर का सबसे अच्छा दोस्त डिग्री कॉलेज में हिंदी का टीचर अहमद वारसी भड़बड़ाता हुआ चला आया। बोला, अम्मा तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? वहां ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चालू हो गया कब का? कबीर ने कहा, मैं बाजारों चीजें देखने नहीं जाता हूं, मैं नहीं जानता किसी हीना पीना को। अहमद ने कहा, ऑर्केस्ट्रा में गाती तो क्या बाजारू हो गई? कबीर ने कहा, इतने मरे जा रहे हो तो खुद ही क्यों नहीं आते हो? अहमद बोला, तू जानता है यार मुझे स्कूटर चलानी नहीं आती है, तेरे बिना मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। बड़ी मिन्नत के बाद कबीर ने कमीज पैंट बदली, जूते मोजे पहने और वो दोनों स्कूटर पे सुनसान सड़कों पर चल गए। परेड ग्राउंड पहुंचे तो अंदर घुसने को न मिले, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे। प्रोग्राम जोर शोर से चालू था। हिना अपना सुपर डुपर हिट सॉन्ग गा रही थी, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मोड़ा। कबीर ने स्कूटर पार्क किया और बड़बड़ाता हुआ अहमद के साथ खड़ा यही सोच रहा था कि घर वापस चला जाए क्या। तभी वहां कनात के पीछे से उसका दोस्त प्रदीप निकला और बोला, अरे तू यहाँ, शेक्सपियर की मौत हो गई क्या? अंदर घुसने की जगह नहीं मिली, चल चल मेरे साथ आजा, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हूँ यार। वो लोग तेजी से चलते हुए ग्रीन रूम की ओर चले गए। प्रदीप और अहमद प्रोग्राम देखने के लिए न जाने किधर सटक लिए और ग्रीन रूम में शायर अकेला रह गया। न जाने कब उसकी आंख लग गई, न जाने कब प्रोग्राम खत्म हो गया, न जाने कब तालियां बजी, लोग घर जाने लग गए, न जाने कब दरवाजा खुला और ग्रीन रूम के अंदर यार्ड शहर की स्टार, खूबसूरती की देवी हिना दाखिल हो गई। वो कबीर को देख के चौंक गई, बोली, तुम कौन हो? कबीर ने चुंचला के कहा, मैं जो भी हूं, तुम कौन हो? हिना ने जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे थे। फादर बिजनेसमैन थे, उन्हें बेटी के संगीत के प्यार में सिर्फ पैसा ही नजर आता था। हर शो के आखिर 1000 रुपए जो मिलते थे। माँ भी कोई देवी टाइप नहीं थी, उनके लिए बेटी भी एक खजाने की चाबी भर थी। 22-23 साल की उम्र में हिना अचानक स्टार बन गई थी, बड़ी हो गई थी, दिल कड़ा कर चुकी थी। बचपन कभी देख ही नहीं पाई थी। रोज अजनबियों से मिलती थी, घाग इवेंट मैनेजर से, गॉसिप ढूंढते लोकल पत्रकारों से और चंदा लेने आए टुटपुंजियों से, लेकिन किसी अजनबी में आज तक वो अदा नहीं देखी थी जो आज इस अजनबी में थी। कुछ खास था उसमें, शायरी उसके चेहरे पे लिखी हुई थी। छोटी सी उम्र में स्टेज पे ढकेल दी गई, सच्चे प्यार के ख्याल से प्यार करने वाली वो खूबसूरत सी लड़की पहली नजर में इस अजनबी से प्यार कर बैठी थी। कबीर बोला, मैं इंग्लिश का टीचर हूं और छोटा मोटा शायर। प्रदीप मुझे यहाँ पे बिठा के गया है। आप कौन है? उसने कहा, मैं हिना हूं। एक गुरूर था उसकी आवाज में, जैसे उसका नाम नहीं किसी जीतने वाले लॉटरी टिकट के आखिरी 4 नंबर हो। हैंडसम शायर उसकी नजरों में प्यार नहीं पड़ पाया था, नासमझ था वो, क्योंकि हिना की कातिलाना आंखें पूरा राज उगलने लगी थी। वैसे दोस्तों, शहर के सयाने लफंगे तो यहाँ तक कहते हैं कि हिना जी की आंखों के खिलाफ FIR हो जाना चाहिए। लाशें बिछाने वाली ऐसी खूबसूरत आंखों को ऐसा खुला थोड़ी छोड़ सकते हैं। उन कातिलाना आंखों को आज अपनी टक्कर की आंखें मिल गई थी, एक शायर की आंखें जो सब जानती थीं, खामोशी पहने घूमती थीं। एक अनकही चाह, एक अनकहे दर्द में धुली हुई आंखें, सवाल करती आंखें। हिना ने उससे पूछा, मेरा प्रोग्राम नहीं देखा आपने? कबीर ने कहा, माफी चाहता हूं, मुझे फिल्मी गाने सुनने का कोई शौक नहीं है। वो बोली, अब मैं यहाँ पे आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड तो नहीं पढ़ सकती ना 5000 लोगों के सामने। कबीर चौंक गया। ये लड़की जो अभी अभी
इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मोरा गा के आ रही थी, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता जानती थी। हिना ने कहा, कल 4 बजे घर आ जाइएगा, अदरक की चाय पियेंगे और आपको अपनी पोएम्स की किताब दिखाऊंगी। जियोलॉजिस्ट यानी वो साइंटिस्ट जो पत्थरों की स्टडी करते हैं, कहते हैं कि अगर किसी पत्थर पे लंबे वक्त तक पानी पड़ता रहे तो आखिरकार पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। शायर कबीर समथिंग ये जानता नहीं था, पर वो वही पत्थर था जिस पे हिना की नजरों ने हजारों साल से जिद पे अड़ी पानी की बूंदों की तरह असर करना शुरू कर दिया था। अगले दिन कबीर कुछ बेचैन रहा। क्लास में 2 बार बायरन को वर्ड्सवर्थ कह गया और इंटरवल में जाके स्टाफ रूम में अहमद के बगल में बैठ गया। अहमद ने भी पीएचडी कोई झक मार के नहीं की थी। बेचैन शायरों की बेचैनी का राज समझना आता था उसे। बोला, लगता है हिना जी की निगाहें अब तक तुम्हारे चेहरे से हटी नहीं है। कबीर ने कहा, क्या बकवास कर रहा है? लेकिन थोड़ी देर बाद बोला, वैसे ये हिना रहती कहाँ है? वो शायद जानता नहीं था कि जिंदगी को बदल देने वाले लम्हे इस तरह बिना बताए कोई और चेहरा ओढ़ के एक फकीर की तरह हमारे दरवाजे आते हैं। 4 बजे जिंदगी को बदल देने वाले ऐसे ही एक लम्हे के दरवाजे पे कबीर खड़ा था। इससे पहले कि वो हिना के घर पे खटखटाता, वो ठिठक गया। अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, फिर बर्तन गिरने जैसी आवाज आने लगी और फिर किसी लड़की के सिसकने की। सहम के कबीर पलटने वाला ही था कि खिड़की से किसी ने बेरुखी से पूछा, जी किससे मिलना है? कबीर ने कहा, जी वो हिना। इतनी देर में दरवाजा खुला और हिना ने कहा, अरे 4 इतनी जल्दी बज गए, पता ही नहीं चला। उसका चेहरा जैसे उजड़ा हुआ था, आंखें रोई थीं, काजल बिखरा था और माथे पे दाहिनी तरफ हल्का सा एक चोट का निशान था जिस पे लगे एंटीसेप्टिक की महक अभी भी ताजा थी। कबीर कुछ समझ नहीं पाया। हिना ने कहा, आइए बैठिए, अभी चाय बनाती हूँ, नौकर से अदरक मंगाई है। मेरी माँ से मिलिए। सामने वही औरत खड़ी थी जो खिड़की से झांक रही थी। माँ अंदर चली गई। कबीर ने कहा, आप ठीक तो हैं? आपके चोट कैसे? हिना ने कहा, मैं एकदम ठीक हूँ, जरा सा फिसल गई थी। गाने चाहे हिना जितना भी अच्छा गा लेती हो, पर झूठ ठीक से नहीं बोल पाती थी। कबीर जान गया था कि इस खूबसूरत चेहरे और इस चमक धमक भरी जिंदगी के पीछे गहरी तकलीफ छुपी थी। हिना के माँ बाप स्टेज पे उससे गाना गवाते थे और घर में उस पे हाथ उठाते थे। कबीर और हिना की मोहब्बत होना लाजमी था। दोनों ऐसे आधे अधूरे मुसाफिर थे जिनका सफर एक दूसरे के साथ ही पूरा हो सकता था। मोहब्बत के खुदा, वरना यूं ही लोगों को एक दूसरे से नहीं मिलाते हैं। हफ्ते गुजर गए, फिर 2 महीने। अंग्रेजी में कहावत है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। कबीर और हिना वही ऑपोजिट्स थे जो एक दूसरे की तरफ पहली मुलाकात से ही खींचे चले आ रहे थे। एक पत्थर दिल शायर जो प्यार की गजलें लिखता था पर प्यार से नफरत करता था, आज प्यार के नश्तर का धीमा दर्द अपने सीने में महसूस करके आईने के सामने मुस्कुराने भी लगा था। हिना और वो अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। हिना उसे बताती थी कि कैसे उसे अक्सर घर पे पीटा जाता था, कैसे आंसुओं को मेकअप से छुपाकर दिल में दर्द का खंजर टांगे वो स्टेज पे खुशी के गीत गाया करती थी। अगर उसकी तबीयत खराब हो और वो कोई शो ना करना चाहे, कोई अनजान लड़का जिससे वो भूल के बातें कर ले, किसी भी बात पे उस पे हाथ उठ सकता था। कबीर जितना हिना के बारे में जानता गया उतना उसका कायल होता गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कार्डबोर्ड के चांद और तारों और चमचमाती लाइटों के नीचे गीत गाती इस लड़की ने कितनी गहरी तकलीफ के साथ मुस्कुराना सीखा था। उसको भी कबीर से मिलकर एक ऐसा सुकून का एहसास होता था जो उसे आज तक नहीं हुआ था। ऐसा लगता था जैसे सुर और शब्द मिल गए हों। वो उसके साथ खुद को पूरा महसूस करने लगी थी। अब वक्त आ गया था कि पत्थर पानी की बूंद को बता दे कि वो पिघल चुका था। याद शहर के बाहर
सनसेट पॉइंट नाम की एक जगह पे उस शाम को वो मिले। कबीर ने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हिना ने कहा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सूरज ढलने को था। कबीर ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोचा नहीं था कि कभी किसी से प्यार करूंगा, लेकिन अब सोचता हूं कि इससे ज्यादा कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। हिना ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। फिर वो कुछ पल खामोश हो गई और बोली, और मेरे मम्मी पापा मुझे बंबई भेज रहे हैं एक टीवी रियलिटी शो में हिस्सा लेने। वो चाहते हैं कि हम अब वहीं रहने लग जाएं। पता नहीं मैं आज के बाद तुम्हें मिल पाऊंगी कि नहीं। वो पलटी और चली गई। सूरज और कबीर दोनों डूबते हुए उसको बस देखते रह गए। चांदनी रात थी। सिविल लाइंस का पप्पू प्रेस वाला और उसका बेटा पप्पू, अरे याद है ना, जिसका नाम उसके बाप ने आलस के मारे अपने ही नाम पे रख लिया था। हाँ वही। आज दोनों अपने काम से जल्दी फारिग हो गए थे। 7 ही बजे थे कि दोनों पप्पूज ने अपनी प्यारी कोयले वाली प्रेस में जलता कोयला बुझाया, साइकिल उठाई और आगे पीछे बैठ के चल दिए चर्र 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 चलाते साइकिल मार्केट के बीच में से। पीछे लड़का एक हाथ से कैरियर और एक हाथ से सीलबंद लिफाफा ऐसे पकड़े था जैसे वो यमराज हो और उसकी मुट्ठी में किसी की जान। आधे घंटे बाद दोनों बाप बेटा मछली मोहल्ले में गली नंबर 27/11 में एक बड़े से मकान के पाइप पे लटके हुए थे। पप्पू सीनियर फुसफुसाया, इतने जोखिम भरे काम के लिए 100 रुपया कम नहीं था क्या? अंदर से किसी बुजुर्ग की आवाज आई, कौन है? इससे पहले कि मोहल्ले के सारे कुत्ते और चौकीदार बाप बेटे के पीछे पड़ जाते, वो दोनों पहली मंजिल पे कबीर के कमरे के आगे बरामदे में कूद चुके थे। कबीर बिस्तर पे लेटा था, चुपचाप छत की ओर देख रहा था। आवाज सुन के तेजी से दरवाजे के पीछे से हॉकी स्टिक उठा के बाहर आया। पप्पू सीनियर की गेगी बन गई। बेटा बोला, भैया हिना जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। अब बोला है कि आपसे 200 रुपया भी ले लें। पैसा लेके धूर्त बाप बेटा रवाना हो गए। चांदनी से धुली रात में कबीर छत की मुंडेर पे खड़े होके चिट्ठी पढ़ने लगा। प्यार का पहला खत था। देखिए कैसी आयरनी, कैसी विडंबना थी ये। एक नए खूबसूरत रिश्ते का इश्तिहार, दिलों के मिल जाने का साइन पोस्ट, किसी को पा लेने की अखबार की हेडलाइन होता है प्यार का पहला खत। लेकिन ये खत मिलन नहीं, जुदाई का इश्तिहार बन के आ रहा था। हिना शहर छोड़ के जा रही थी। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे कबीर, जब तक तुम्हें यह खत मिलेगा मैं अपना सामान पैक कर चुकी होंगी। एक अलविदा तो तुमसे सनसेट पॉइंट पे कह चुकी हूं, एक और अलविदा कहने का जी कर रहा था। अलविदा का ही सही, कोई तो रिश्ता बना रहे मेरा तुम्हारा, इसलिए यह खत लिख रही हूं। मुझे ख्यालों में रखना, रोज मुझे याद करके कम से कम एक शेर लिख देना। जब मैं वापस आऊंगी तो दोनों बारिश में भीग चुकी किसी सुनसान छत पे बैठ के एक साथ सब पढ़ेंगे और थोड़ा सा हंस लेंगे। चांदनी में धुली अपने घर की छत पे आंसुओं में नम आंखों से वो हैंडसम शायर कबीर हिना का खत पढ़ रहा था। हिना ने आगे लिखा था, मेरे माँ बाप ने फैसला किया है कि वो अपनी बेटी के हुनर की दुकान, मुल्क में हुनर की सबसे बड़ी सुपरमार्केट बंबई में जाके जमाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरे बड़े बड़े सपने नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बंबई नहीं जाना चाहती थी। ये तो कब से मेरा सपना था। संगीत ही तो मेरी जिंदगी है। लेकिन मेरी जिंदगी में अब एक और जिंदगी जुड़ गई है, तुम्हारी। जब से होश संभाला है अंधेरों के शहर में बड़ी हुई हूं, अपने ही साये के पीछे भाग रही हूं। बचपन से ही इतनी शोहरत मिल गई कि बचपन ही नहीं देख पाई। सहेलियों के साथ रस्सी नहीं कूद पाई, गुड्डे गुड़ियों की शादी नहीं करा पाई। बड़ी हुई तो बारामदे में बैठ के पापा के साथ लूडो नहीं खेल पाई। इत्मीनान से माँ के साथ मेहंदी नहीं लगा पाई, क्योंकि माँ पापा तो मेरे साथ बारामदे में बैठ के 40 वॉट की रोशनी में लूडो नहीं खेलना चाहते थे। वो तो मुझे हैलोजन की चकाचौंध रोशनी में नहाए स्टेज पे देखना चाहते थे। लेकिन इस चमचमाती रोशनी में कितना अंधेरा था। मेरी जिंदगी जैसे एक तंग गली बन के रह गई थी, अंधेरे से भरी, सुनसान। और मेरी इस जिंदगी के सर्द अंधेरे में
एक धूप का कोना हो। कबीर उस रात सो नहीं पाया। सुबह बेमन से डिग्री कॉलेज गया, किसी से बात नहीं की, अपने सबसे अच्छे दोस्त अहमद से भी नहीं। कभी कभी तन्हाई से अच्छा कोई दोस्त ही नहीं होता, खासकर तब जब जिसको दोस्त चुना हो वो आपको तन्हा छोड़ के जा रहा हो। शहर के एक दूसरे हिस्से में हिना अपने घर से एक टैक्सी में रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ी थी। साथ में उसके माँ पापा थे। रियलिटी शो के लिए सिलेक्शन का पहला दौर बम्बई में अगले ही दिन था। टैक्सी सिविल लाइन से बस निकली ही थी, गांधी मैदान की ओर बढ़ ही रही थी कि एक ट्रैफिक लाइट पे हिना ने ड्राइवर को कहा, भैया राइट टर्न ले लो, 1 मिनट डिग्री कॉलेज जाना है। मम्मी पापा कुछ कहते इससे पहले बोली, म्यूजिक टीचर का आशीर्वाद लेना है। 10 मिनट बाद हिना डिग्री कॉलेज की स्टाफ रूम में एकदम बहुत छक्के कबीर के सामने खड़ी थी। बोली, हमारे यहाँ अगर 3 बार अलविदा न कहो तो अपशकुन माना जाता है। हिना ट्रेन में खिड़की के पास बैठी थी। उसके पापा मम्मी ऊँघ रहे थे। हिना की आंखों में नींद कहाँ थी। जैसे एक शहर से दूसरे शहर नहीं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर जा रही थी वो आज। एक तरफ था उसका छोटा सा शहर, याद शहर, जहां गर्मियों में सब्जी मंडी में आम के ठेले उतरते थे और बच्चे घरों में उन्हें चट करने के लिए इंतजार में रहते थे। जहां जाड़ों में मूंगफली वाले गलियों में घूमते रहते थे। जहां मम्मियां बारामदों में बड़ी और मुंगौड़ी और अचार के लिए नींबू सुखाने के लिए रखती थीं। और उधर सैकड़ों किलोमीटर दूर था उसके बरसों पुराने सपनों का शहर, बंबई, जहां याद शहर की स्टार, उसकी राजकुमारी हिना कितने सैकड़ों और लड़के लड़कियों के साथ खड़ी होने वाली थी अपनी जिंदगी के पहले बड़े इम्तिहान में हिस्सा लेने के लिए। फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी वो। इस शहर में सब बराबर थे, न कोई स्टार न कोई नौसिखिया। लेकिन आज तक कोई इम्तिहान हिना को हरा नहीं पाया था। पहला राउंड तो वो आसानी से पार कर गई। उसने अपना हिट सॉन्ग सुनाया, इन्हीं लोगों ने। जजेस को बहुत पसंद आया। उसके मम्मी पापा ने किराए पे मकान ले लिया था और नए शहर में नई जिंदगी बनाने के लिए तैयार थे। उधर उसकी पुरानी जिंदगी में एक शख्स था जो उसके कहे को पत्थर की लकीर मान चुका था। हिना के प्यार में कैद उसका हसीन मासूम शायर, जो ठीक वही कर रहा था जो उसकी माशूका ने चलते वक्त कहा था। वो रोज उसकी याद में एक शेर लिख रहा था। मछली मोहल्ले में गली नंबर 27/11 में एक बड़े से मकान के एक छोटे से कमरे में वो मासूम शायर लफ्जों में ख्वाब बुनता रहता था। उसने लिखा, मेरी गली में आकर मेरा हाल पूछ लेना, हर रोज मुस्कुराकर मेरा हाल पूछ लेना। हफ्ते बीत गए, फिर शायद 2 महीने। कभी टीवी ना देखने वाला कबीर एक दिन अपनी माँ के कमरे में कुछ लेने के लिए आया था कि अचानक रुक गया। सास बहू सीरियल का इंतजार कर रही उसकी माँ इस वक्त कुछ और ही बड़ी खुश होकर देख रही थी। और पास 2-3 पड़ोसने, 1-2 भाभियां, कुछ और बच्चे भी जोश में खड़े थे। माँ ने कहा, देखो अपने याद शहर की हिना। कबीर अचानक पलटा। सामने टीवी पे परियों से भी खूबसूरत लगती हिना खड़ी थी। उसने रियलिटी शो में अपनी टक्कर की कॉम्पिटिटर रूपा अस्थाना को हरा के फाइनल जीत लिया था। याद शहर की राजकुमारी अचानक टीवी की राजकुमारी बन चुकी थी। उसके साथ कंपटीशन में आए सैकड़ों और लड़के लड़कियां उम्मीदों के टुकड़े अपने साथ लेके अपने अपने शहर वापस चले गए। हिना को उसकी पुरानी जिंदगी का बायोडेटा काफी काम आया था। कुछ ही वक्त बाद उसे स्टेज शो मिलने शुरू हो गए। ये ऑर्केस्ट्रा पार्टियों का शहर नहीं था, तो उसने जल्दी ही नए शहर के तौर तरीकों की आदत डाल दी। माँ पापा खुश थे। बेटी ने फिर से कमाई जो शुरू कर दी थी, वो भी पहले की 10 गुना। ऐसा नहीं था कि अब अपनी जवान बेटी पे उनका हाथ नहीं उठता था, लेकिन शायद खुले हाथों से इफरात खर्चा करने को जो मिल रहा था, तो दूसरी तरफ उठने वाले हाथों ने थोड़ी कंजूसी करनी शुरू कर दी थी। हिना अक्सर अकेले में कबीर को चिट्ठियां लिख के या फोन करके ये सब बताती रहती थी। लेकिन चिट्ठियां लिखना भी एक तरह से दूरियां नापना ही तो होता है। हिना नए शहर में कुल मिला के रम रही थी। वो हमेशा से बड़ा सोचती थी और बड़ा शहर ही उसका असली घर था। लेकिन कई महीनों पहले इत्तेफाक से हुई ग्रीन रूम में एक मुलाकात उसकी आंखों में अब तक खत्म नहीं हुई थी। कबीर के साथ बिताया वो एक लम्हा
जिसे वो याद शहर में छोड़ के आ गई थी, उसके बिना वो अधूरी थी। उस एक लम्हे की याद में कितने लम्हे तन्हाई में बिता चुकी थी, बारिशों को देखते, रात को खिड़की से बाहर खामोश झांकते, 15वीं मंजिल के अपने घर से दूर सड़क पे चमकती गाड़ियों की लाइटें देखते और ये सोचते कि ऐसे ही चमक रहा होगा तारों से भरा याद शहर का आसमान। बम्बई आके हिना ने वो भी करना शुरू कर दिया था जो उसके लालच में डूबे माँ बाप ने स्टेज शो की तारीखें गिनते गिनते उसे कितने सालों से ठीक से नहीं करने दिया था, रियाज। हिना संगीत में डूबती जा रही थी। उसकी कला लगातार निखर रही थी। जल्द ही मेहनत का फल भी मिला। उसका बचपन का सपना पूरा हो गया। उसे एक बॉलीवुड फिल्म में गाना गाने को मिल गया था। स्टूडियो में जाने के पहले कबीर को फोन किया और फिर स्टूडियो से आने के बाद भी। और कुछ महीने बाद जब गाना रिलीज हुआ तो क्या देखते हैं कि गाना हिट हो गया। कबीर की तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। और एक दिन उसने अचानक सड़क पर चलते हुए वो राज पढ़ लिया जो हिना सरप्राइज देने के लिए पता नहीं कब से छुपा रही थी। हिना का नहीं, बॉलीवुड सिंगर हिना का याद शहर में आलीशान कॉन्सर्ट होने वाला था। एक बार फिर वो आमने सामने आने वाले थे। कबीर मार्केट में हिना के कॉन्सर्ट का पोस्टर देखते ही दौड़ा दौड़ा अहमद के घर पहुंचा। बोला, हिना का कॉन्सर्ट है 27 तारीख को। उसने मुझे बताया नहीं क्योंकि वो सरप्राइज करना चाहती होगी, लेकिन इस बार उसके माँ बाप के कारण मिलना बहुत मुश्किल होगा यार, प्लीज कुछ कर दे भाई। अहमद ने झूठ मूठ नाटक करते हुए कहा, यार उस दिन मैं थोड़ा बिजी हूँ, आ नहीं पाऊंगा। कबीर समझ गया। उसने ट्रम्प कार्ड फेंका। अहमद, 15 साल की दोस्ती है हमारी, तू ये नहीं कर सकता यार। अहमद ने लंबी सांस ली और कहा, यार तुम शायर लोग ना औरतों को ही नहीं मर्दों को भी फंसा लेते हो कम वक्त। कॉन्सर्ट के बाद किसी तरह से उसके माँ बाप से बचते हुए उन दोनों को कहीं सेफ जगह पे मुलाकात करवानी थी। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन मुलाकात और उसके कमांडर बनाए गए अहमद वारसी साहब। अहमद बिना शक पैदा किए हिना से फोन पर बात कर सकता था क्योंकि वो कभी उसका टीचर रहा था। सारी तैयारी पक्की हो गई। कॉन्सर्ट की सुबह अहमद की बीवी नगमा गुस्से में ड्राइंग रूम में आई और बोली, आपके बैग में किसी औरत का बुर्का है। अहमद ने जूते पहनते पहनते मुंह उठा के कहा, तुम्हारा ही है नगमा। अरे बच्चे नाटक की तैयारी कर रहे हैं यार, उन्हें बुर्का चाहिए था। रात को कॉन्सर्ट शुरू हुआ। जैसे ही हिना स्टेज पे आई लोग तो पागल हो गए। उसका बॉलीवुड का गाना हर नाई की दुकान में अब रोज बजता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने दिन बाद उसने अपनी हिना को देखा था, वो भी 30 फीट दूर से। इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसके माँ बाप आगे बैठे थे वीआईपी एरिया में सोफे पे। कॉन्सर्ट खत्म हुआ, ऑपरेशन मुलाकात चालू। ग्रीन रूम से एक मोहतरमा बुर्का पहन के निकली। सबने सोचा कोई फैन है, ऑटोग्राफ करवाने आई थी, लेकिन अंदर तो ऑटोग्राफ कराने वाली खुद ही थी। अहमद के स्कूटर के पीछे बैठ गई। इससे पहले कि कोई समझ पाता, चिड़िया उड़ चुकी थी। याद शहर के पुराने इलाके में किसी पहुंचे हुए सूफी की मजार है। वहां आज सालाना उर्स चल रहा था। दरगाह के बाहर दोनों मिले। पहली बार कबीर ने हिना को अपनी बाहों में भर लिया। हिना ने कहा, मैंने चोरी से अपना एक अलग बैंक अकाउंट खोल लिया है, पापा को पता नहीं है। कुछ पैसा आ गया है उसमें। जल्द ही मैं किराए का मकान लेके अलग रहने लग जाऊंगी। मैं तुम्हें फोन करूंगी, तुम फौरन आ जाना, फिर हम शादी कर लेंगे। दोनों अंदर गए और मजार पे सर झुकाया। कितनी दुआएं मांगनी थी उन्हें। वो रात अभी खत्म नहीं हुई थी। खुशियों के कुछ लम्हों में हिना कबीर के साथ भीग तो चुकी थी, अब तकलीफ के समंदर में डूबना था। बुर्का पहन के ग्रीन रूम से निकली, लेकिन उसके 5 मिनट बाद उसके मम्मी पापा वहां पहुंच गए थे और उसका राज बेनकाब हो गया था। याद शहर वापस आने के बाद जैसे उसके माँ बाप को जल्लाद होने का शौक फिर से चढ़ गया था। बाप का हाथ ऐसे उठा कि अंगूठी में जड़े नग का कोना उसके गालों को खरोंच गया। लाखों दिलों की धड़कन हिना उस रात डरी सहमी अपने आलीशान होटल के कमरे में अंधेरे में भूखी बैठी रही। उसे चाहिए था कबीर, उसके अंधेरों में उसका धूप का कोना। खाना ऑर्डर करने की मनाही थी, किसी से फोन पे बात करने की मनाही थी, जिंदगी जीने सपने देखने की मनाही थी। अगली सुबह लोकल प्रेस रिपोर्टर आने वाले थे याद शहर की स्टार हिना का इंटरव्यू करने। लेकिन स्टार तो रात भर सोई नहीं थी। उसने पिछली शाम को शो के पहले से कुछ खाया तक नहीं था।
और उसके दाहिने गाल पे चोट का निशान था। उसके पापा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी। वो लोग बॉम्बे वापस चले गए। कबीर को ये सब कुछ पता ही नहीं चला। वो अखबार में हिना के इंटरव्यू की तस्वीरें ढूंढता रहा कि किसी बहाने तो उसका चेहरा दिख जाए। अब उसे बस एक ही इंतजार था, हिना के फोन का। कबीर ने कॉलेज में प्रिंसिपल को बता दिया था कि वो लंबी छुट्टी पे जाना चाहता है। अपने फिक्स डिपॉजिट तोड़ लिए थे, नई कमीजें खरीद ली थी, बस फोन आने और टिकट कटाने की देरी थी। उधर मुंबई में हिना पे पहरा ऐसे बढ़ गया था जैसे उम्र कैद काट रहे कैदी पे 5 और उम्र कैद लगा दी गई हों। कहीं जाने की आज़ादी नहीं थी। बस एक दिन एक शादी में जाने दिया गया। रियलिटी शो में उसकी फाइनल्स में टक्कर की कॉम्पिटिटर रूपा अस्थाना की बहन की शादी थी। बड़ी खातिर हुई। कबीर अभी भी उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। इधर शादी में हिना को कुछ अटपटा लगने लगा। वो शादी से निकल गई। रात बीत गई, कई दिन बीत गए, वो घर से नहीं निकली। कबीर एक फ़ोन कॉल का इंतज़ार करता रहा, लेकिन शादी की रात ऐसा कुछ हुआ था कि वो फ़ोन अब नहीं आ सकता था। रियलिटी शो के दिनों की उसकी कॉम्पिटिटर रूपा अस्थाना ने हिना की मिठाई में न जाने कब सिंदूर मिला दिया था। आवाज़ की मलिका हिना अपनी आवाज़ खो चुकी थी। शायर और इंतज़ार, ये दो छोकरे यूं तो बहुत पुराने यार हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इन्हें ज़्यादा वक्त तक एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में नहीं बैठना चाहिए। शायर कमज़ोर दिल होता है, इंतज़ार बेदर्द होता है। हमारा कमज़ोर दिल हैंडसम शायर कबीर भी याद शहर में अपने बड़े से घर के छोटे से कमरे में बैठा बैठा इंतज़ार से बातें करते करते थक गया था। हिना जब उससे आखिरी बार मिली थी अपने कॉन्सर्ट के बाद, तो बोली थी कि वो जल्द ही फ़ोन करेगी, उसे बम्बई बुला लेगी, वो शादी कर लेंगे। पर उस फ़ोन कॉल का इंतज़ार ऐसा बन गया था जैसे मौत जिंदगी का इंतज़ार कर रही हो। कबीर को एकदम नहीं पता था कि बम्बई में हिना के साथ क्या भयंकर हादसा घट चुका था। उससे जलने वाली एक और सिंगर ने उसे मिठाई में सिंदूर मिला के दे दिया था और उसकी आवाज़ चली गई थी। हफ्ते बीत गए। कबीर फिक्र के दलदल में डूब रहा था। क्या हो गया होगा? तबीयत तो ठीक होगी उसकी। उसके माँ बाप ने ज्यादती तो नहीं कर दी होगी कोई। अहमद से फ़ोन मिलवाया। उसे बताया गया कि हिना फ़ोन पे नहीं आ सकती हैं। फिर एक दिन बताया गया कि वो बिजी हैं। फिर एक दिन बताया गया कि इस नाम का यहाँ कोई नहीं रहता, आप क्यों बार बार फ़ोन करके तंग करते हैं। सच था ये। उस नाम की वहाँ कोई नहीं रहती थी। उस नाम की लड़की तो उस पीर की मज़ार के सामने याद शहर में रहती थी, जहाँ वो आखिरी बार अपने शायर से मिली थी। फिक्र कभी कभी झुंझलाहट और गुस्से में बदल जाती थी। क्या हिना इतने हफ्तों में कभी 5 मिनट भी नहीं निकाल पाई कि फ़ोन करके बता दे कि वो खैरियत से है? कबीर की तबीयत बिगड़ने लगी। कभी कॉलेज जाता था, कभी नहीं। मुशायरों में जाने का न्योता आता था तो मना कर देता था। ऐसा लगता था जैसे एक शायर की मौत हो गई थी। एक दिन सब्र का धागा टूट गया। अखबार के 11वें पन्ने पे हिना की फोटो छपी थी, वैसे ही चमक धमक के साथ किसी स्टेज शो में गाना गाते हुए। कबीर का खून खौल गया। इसका मतलब हिना एकदम ठीक थी और फिर भी उसकी जिंदगी से खुद को निकाल चुकी थी। अखबार को फाड़ के फेंक दिया और खुद को वचन दिया कि जितने प्यार से उसे प्यार किया वैसे ही नफरत करेगा, और जिस मकाम का उसे घमंड है उससे भी बड़ा मकाम हासिल करके दिखाएगा। जैसे किसी मछली को पानी से निकाल दिया जाए, जैसे किसी किसान की फसल जला दे कोई, जैसे किसी वैज्ञानिक का बरसों मेहनत के बाद किया गया आविष्कार कोई उससे छीन के ले जाए, ऐसा ही लगता होगा एक गायिका को अगर उसकी आवाज चली जाए। हिना को ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक ज्वालामुखी अभी फट पड़ा था और वो उससे फूटते लावा की नदियों के सीधे रास्ते में खड़ी थी। धधकती दहकती आग अपने बदन पे लपेटे और उफ भी न कर पा रही हो। शादी की उस रात जब उसकी आवाज चली गई थी, तब से 1000 बार उसने मुंह खोल के बोलने की कोशिश की थी, आलाप लेने की कोशिश की थी, चीखने की कोशिश की थी। बस इतनी सी आवाज आती थी जैसे आवाज का कोई खाली कुआं हो और उसकी तह में कोई फावड़ा लेके जोर जोर से खुरच रहा हो। शायद मजबूरी का सबसे आखिरी मकाम होता होगा ये, जब कोई रोना चाहे
और रो न सके, एक चीख तक ना निकल पाए। इस पूरे किस्से में हिना के माँ बाप का किरदार बड़ा अजीब, बड़ा जल्लादों जैसा था। हिना को तो ये सिंदूर की कहानी मालूम ही नहीं थी। उसे तो बस इतना पता था कि एक शाम अचानक उसकी जिंदगी से आवाज चली गई। पहले कई दिन तो माँ बाप यकीन करने से इनकार करते रहे कि उनकी बेटी जो कागज पे लिख के उन्हें बताना चाह रही थी वो सच भी था। क्या ड्रामा है ये, उसके पिता उसे अक्सर कहते थे, और फिर उसकी माँ से हिना के सामने ही कहते, ये और कुछ नहीं कर रही है, बस ब्लैकमेल कर रही है। ये बताना चाह रही है कि अगर ये गाएगी नहीं तो हम घुटनों पे आ जाएंगे। ये शायद भूल गई है कि हमने इसके लिए क्या क्या किया है। और वक्त बीता तो उनको लगने लगा कि उनकी बेटी अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी है। लेकिन इस वक्त उनके लिए सबसे जरूरी था कि ये राज उन दोनों के अलावा कहीं और न पहुंचे। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स से उसके पापा आने वाले दर्जनों स्टेज शोज के एडवांस ले चुके थे। जब तक हिना की आवाज ठीक हो तब तक इस झूठ को फैलाया जाना जरूरी था कि सब ठीक था। एक दिन उन्होंने किसी पुराने पत्रकार मित्र से कह के एक न्यूज एजेंसी पे एक पुरानी तस्वीर रिलीज करवा दी जिसमें हिना स्टेज पे गा रही थी। ये वही तस्वीर थी जिसे याद शहर में एक लोकल अखबार में देख के कबीर आग बबूला हो गया था। अखबार में वो तस्वीर देख के हिना अपने कमरे में चली गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। बड़ी देर बाद उसके माँ बाप अचानक चौंक गए। अंदर के कमरे में हिना अपना एक पुराना गीत गा रही थी। भाग के अंदर गए तो देखा हिना जमीन पे बैठी बाल खोले बेतहाशा रो रही थी और उसके बगल में एक म्यूजिक सिस्टम पे उसी का एक पुराना गीत चल रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा अंधा कर देता है, पर कबीर को यह लग रहा था कि गुस्से ने उसकी आंखें खोल दी थी। वो ये मान के बैठा था, और सच कहूं तो ये मानने का उसके पास कारण भी था कि हिना ने उसको धोखा दे दिया था। प्यार जता के, शादी का वादा करके सितारों से झिलमिलाती अपनी दुनिया में गुम हो गई थी। अहमद ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर कबीर हिना की मोहब्बत में इतना झुलस चुका था कि अब बातों का मरहम उसका इलाज नहीं कर सकता था। एक दिन अहमद उसके घर गया तो मेज पे ट्रेन का एक टिकट रखा था। कबीर ने कहा, मैं कल सुबह बंबई जा रहा हूँ, वही ट्रेन पकड़ के जिसमें बैठ के वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई थी। मैंने फिक्स डिपॉजिट तो तोड़ ही लिए थे, अब नेहरू नगर का अपना छोटा सा फ्लैट भी बेच दिया है। याद शहर में अब जी नहीं लगता मेरा, मैं बर्बाद होने जा रहा हूं। ट्रेन का वो 12 घंटे का सफर ऐसे कटा जैसे कई सदियां पैदल चल के पार की हूं। बंबई के वीटी स्टेशन पे उतरा तो लगा कि एक समंदर है और वो एक नौसिखिया तैराक जिसे किसी ने उठा के बीचों बीच फेंक दिया हो। जो सफर वो प्यार में तय करने वाला था वो उसने आज नफरत में तय किया था। एक छोटा सा सूटकेस लेके घंटों सड़क पे टहलता रहा, एक पागल फकीर की तरह, एक भटके मुसाफिर की तरह। न रहने का ठिकाना था, न रोजी का। एक दोस्त था जिसके घर कुछ दिन रहा। कबीर उसके बाद नौकरी ढूंढने लगा। कॉलेज के बच्चों को शेक्सपियर और बायरन पढ़ाने वाला सबका चहेता टीचर अब एक स्क्रिप्ट राइटर, लिरिक राइटर, कोई भी काम ढूंढ रहा था। प्यार से नफरत करने वाला शायर जो कभी एक अनोखी लड़की के प्यार में कैद होकर रोज प्यार के खूबसूरत शेर लिखने लगा था, वो अब उस शायरी को पेशा बनाने जा रहा था। म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने लगा, प्रोड्यूसरों के ऑफिस के पते मालूम करने लगा, लेकिन एक और पता था जो उसकी जेब में रूलदार कागज पे फाउंटेन पेन से लिखा था, जिसे मोड़ के कभी उसने अपने पर्स में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के पन्नों के बीच रख लिया था। हिना का पता, उसकी खोई हुई जिंदगी का पता। उसकी नफरतों ने फैसला किया था कि किसी दिन जब वो किसी लायक बन जाएगा तो उस पते पे कुछ सवाल पूछने जाएगा। वो कागज का टुकड़ा हाथ में लिए अक्सर हाजी अली की दरगाह पे बैठा रहता था। ये जानता नहीं था कि सैकड़ों किलोमीटर दूर याद शहर डिग्री कॉलेज में एक दराज में उसके नाम 16 चिट्ठियां पड़ी थीं जो उसे कभी मिली ही नहीं, जो हिना ने भेजी थी। तकलीफ प्यार को अक्सर और भी रवां कर देती है, सोने को कुंदन बना देती है। हमने तो यही सुना था कि दूरियां असल में आशिकों की नजदीकियां होती हैं, लेकिन कबीर हिना को अपनी जिंदगी का वो पन्ना मान चुका था जिस पे उसने जानबूझ के भूलने की काली स्याही उड़ेल दी थी। ये अलग बात थी कि उस काली स्याही से मिलके उस पन्ने पे लिखे हर्फ और भी साफ उभर के आ गए थे। इस बीच कबीर की गजलों की डायरी के पन्ने भी
फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन लोगों को पसंद आने लग गए थे। बांद्रा के इलाके में जहां हिना एक अस्पताल में अपने गले का इलाज कराने जाती थी, उससे कुछ ही किलोमीटर दूर एक म्यूजिक डायरेक्टर के ऑफिस में एक दिन कबीर की एक गजल उसके पहले फिल्मी गाने के रूप में चुन ली गई। मेरी गली में आकर मेरा हाल पूछ लेना, हर रोज मुस्कुराकर मेरा हाल पूछ लेना। किस्मत का फेर तो देखिए, ये वही गजल थी जो याद शहर के मछली मोहल्ले में गली नंबर 27/11 में एक बड़े से मकान के एक छोटे से कमरे में बैठ के एक पागल आशिक, एक हुनरमंद शायर ने अपनी माशूका के लिए लिखी थी। कबीर उस दिन देर रात तक मरीन ड्राइव पे समंदर के किनारे रोशनी से जगमगाते शहर को अकेला बैठा देखता रहा। उसे नहीं मालूम था कि इन झिलमिलाती, जगमगाती, चमचमाती रोशनियों की जंगल में कहीं दूर एक छोर पे गहरे अंधेरों में लिपटा एक खामोश दर्द भरा कमरा था जो एक धूप के कोने की राह देखते देखते हमेशा के लिए खामोश हो गया था। ये साल शायद हिना की जिंदगी का सबसे बुरा साल था। न जाने कितने डॉक्टरों के लिए वो एक नुमाइश, एक अजायब घर बन गई थी। डॉक्टरों की दवाओं का कोई असर होता दिख नहीं रहा था और शायद अब हिना भी उम्मीद और नाउम्मीदी की जंग में उम्मीद का साथ छोड़ चुकी थी। माँ बाप में भी झगड़े होने लग गए थे। कभी कभी याद शहर जाने की बात भी चल पड़ती थी, लेकिन फिर उन्हें ये लगता था कि अब क्या मुंह लेके वहां वापस जाएंगे। ऐसे में एक दिन हिना एक डॉक्टर की क्लिनिक में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि सामने टेबल पे रखे टीवी पे एक नई फिल्म का एक नया गीत बजने लगा। मेरी गली में आकर मेरा हाल पूछ लेना, हर रोज मुस्कुरा कर मेरा हाल पूछ लेना। हिना की आंखें छलक पड़ी। उसने शर्मा के नजरें हटा ली। एक सेकंड में सब समझ गई। सामने फर्श पे थोड़ी सी खुली खिड़की से छन के जमीन पे एक धूप का कोना बन गया था। मेरी गली में कबीर का पहला गाना हिट हो गया था। हर काउंटडाउन में चल रहा था, हर टीवी चैनल पे दिख रहा था, हर बाथरूम, हर गाड़ी, हर नुक्कड़ पे गुनगुनाया जा रहा था। पर इस सबसे कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी गजल किसी को बेचने नहीं आया था। लाखों अनजाने चेहरों के शहर में वो गजल सिर्फ एक जाने पहचाने चेहरे को सुनाने के लिए आया था। कबीर ने खुद को यकीन दिला दिया था कि वो हिना से नफरत करता था, लेकिन शायद उसके प्यार ने कभी इस यकीन पे यकीन ही नहीं किया था। यह गजल शायद एक संदेशा थी जो भीड़ में गुम हिना के नाम उसने भेजा था, या शायद वही सच था जो कबीर खुद से कहता था कि वो हिना को भूल चुका था, उससे नफरत करता था। उसने याद शहर छोड़ते वक्त खुद से वादा किया था कि अगर ये हिना का गुरूर था जिसने उसे कबीर से दूर किया था, तो वो उस गुरूर को तोड़ देगा। जब उसका मकाम हिना से ऊंचा होगा, तब वो उसके दरवाजे पे जाएगा और पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। आज उस दरवाजे पे जाने का वक्त आ गया था। हाजी अली की दरगाह के सामने समंदर के किनारे सड़क पे खड़े होकर उसने अपने पर्स से ड्राइविंग लाइसेंस के पन्नों के बीच मुड़ा हुआ रखा एक रूलदार कागज पे फाउंटेन पेन से लिखा वो पता निकाला जो उसके आने का कब से इंतजार कर रहा था। कबीर ने एक टैक्सी पकड़ी और अपनी खोई हुई जिंदगी के पल्ले में चल दिया। ट्रैफिक के शोर भरे रास्तों से, फिल्म स्टारों के बंगलों के सामने से, संकरे बाजारों से होता हुआ वो खिड़की से बाहर देख रहा था तो सामने माया की नगरी बंबई नहीं थी, उसकी आंखों के सामने याद शहर था। सिविल लाइंस के पास वाला परेड ग्राउंड था जहां एक आलीशान स्टेज सजा था और स्टेज के पीछे एक ग्रीन रूम में एक नाराज शायर एक खूबसूरत लड़की से पूछ रहा था कि तुम कौन हो। उसकी आंखों के सामने मछली मोहल्ले में गली नंबर 24/11 में एक बड़े से मकान के एक छोटे से कमरे के बाहर चांदनी में धुली एक बालकनी थी जहां खड़े होके वो हिना का पहला खत पढ़ रहा था। 15वीं मंजिल में वो लिफ्ट से बाहर निकला। हिना का दरवाजा खटखटाया। नौकर ने खोला, बोला, साहब मेम साहब नहीं है, आप कहां से आए? कबीर ने कहा, याद शहर से। नौकर ये कहते हुए अंदर चला गया। कोई याद शहर से आया है? कबीर इधर उधर देखने लग गया। नजर उठाई तो सामने हिना खड़ी थी। अगर ये अच्छा वक्त होता तो दौड़ के कबीर और हिना ने एक दूसरे को गले से लगा लिया होता, पर यह अच्छा वक्त नहीं था।
दो पुराने प्रेमी आंखों में सैकड़ों सवाल लेके एक दूसरे से मिल रहे थे। हिना ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर आवाज नहीं निकली। फिर कोशिश की। शायद सोच रही थी कि उसकी अंधेरी जिंदगी में उसका धूप का कोना वापस आ गया था, तो अब अपने आप सब जादू से ठीक हो जाएगा। हिना रोती हुई कबीर से लिपट गई और एक पल में कबीर का सारा गुस्सा, नाराजगी, सवाल, दूरियां सब जलते मोम की तरह पिघल गए। हिना लगातार कुछ बोलना चाह रही थी, सैकड़ों चीजें बताना चाह रही थी, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। बस आंखों से दर्द बह रहा था। कबीर ने हाथ पकड़ के उसे सोफे पे बिठाया। हिना ने सामने रखा एक सफेद लेटर पैड अपनी ओर खींचा और अपनी कहानी बताने लगी। आंसुओं में भीगी आंखों से कबीर उसे और लेटर पैड को बेबसी में देख रहा था। हिना जल्दी जल्दी उसे सारी बातें बता देना चाहती थी। उसके माँ बाप कभी भी आ सकते थे। हिना ने कबीर से वादा किया था कि कभी बारिश में भीगी छत पे बैठ के वो एक साथ कबीर के लिखे हुए शेर पढ़ेंगे, एक साथ हंसेंगे। ये वो शाम नहीं थी, पर शायद इसमें उस शाम से भी ज्यादा प्यार की गहराई थी। थोड़ी देर के बाद कबीर हिना से कुछ कागज के पन्ने लेके चला गया। कुछ वक्त बाद हिना के माँ बाप घर आ गए। कुछ सफेद लेटर पैड के पन्ने मेज पे थे जो हटाना भूल गई थी। उसके माँ बाप ने पन्ने उठाए और पढ़ने लगे। कुछ ही पलों में सारी कहानी समझ गए। चीख पुकार मच गई। एक बार फिर ये घर जल्लादों का घर बनने जा रहा था। शायद हाथ उठने ही वाला था कि दरवाजे पे घंटी बजी। हिना के पापा ने दरवाजा खोला तो सामने एक महिला पुलिस ऑफिसर खड़ी थी। उसके हाथ में हिना के हाथों लिखी हुई, कबीर के हाथों पहुंचाई हुई एक कंप्लेंट थी। उसने कहा, आपकी बेटी ने कंप्लेंट किया है कि आप उसे मारते पीटते हैं। हिना के माँ बाप एक कोने में दुबक के बैठ गए। आधे घंटे बाद उन्हें एक वार्निंग देने और सुबह पुलिस स्टेशन आने का ऑर्डर देने के बाद ऑफिसर चली गई। हिना उठी और उसने कागज में 4-5 लाइनें लिखी। पापा, मैं जा रही हूं कबीर के साथ। मुझे अपनी आवाज वापस मिल गई है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे सिर्फ अपनी जिंदगी लेके जा रही हूं। हिना बाहर निकली, बिल्डिंग के नीचे पहुंची जहां कबीर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक टैक्सी में बैठे। कबीर ने कहा, रेलवे स्टेशन चलिए। कबीर ने अपनी घड़ी देखी। यार शहर की ट्रेन 2 घंटे में छूटने वाली थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।